सेल है, यहाँ पे एनिमल सेल है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से आपके चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकता है और यहाँ चाहे तो एमसीक्यू भी बन सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, अगर आपके साइंस का एग्जाम है जो कि आप जानते हो आपके फरवरी 26-27 फरवरी को आपको एग्जाम है, और जो प्राइवेट स्कूल के बालक हैं उनके कुछ एग्जाम्स हो गए और कुछ के होने वाले हैं, तो मेरे भाई उनके लिए साइंस के जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद रखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इन सब टॉपिक को मार्क करके जाना। और मैंने जो प्रीवियस पेपर में देखा कौन कौन सा टॉपिक मर्ज कर रहे हैं वो सारे टॉपिक ही करके जाना आपको, ठीक है भाई। ये जो है आपके फेसलेस वीडियोस होगा, क्योंकि भाई पीडीएफ से बहुत ज़्यादा लंबा समय मतलब कि उस पर रिकॉर्ड करने में लगता है, तो इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सारी चीज़ को समझना और वीडियोस को भाई एंड तक देखना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10th में भी आपका बखूबी साथ निभाएंगे, बस शिद्दत से सारी चीज़ों को समझो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है, सबसे पहले इनको समझो। आपके ये जो 4 चैप्टर केमिस्ट्री में, यहाँ से क्या क्या चीज़ आता है, कहाँ कहाँ से कौन से पॉइंट बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अस प्योर वाला हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर आपके बायो के 2 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के इनको चैप्टर को मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अकेला ये चैप्टर ना आपके ना 20 नंबर तक के आ सकते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझो, जो चीज़ बता रहा हूँ, और अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसको भी। सबसे पहला जो हमारे सामने है, ये आपके सामने है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले इस चीज़ का समझो, मैटर इन आवर सराउंडिंग में होता क्या है मेरे दोस्त, समझो ध्यान से। सबसे पहले आपके सामने 3 चीज़ें जो कि आपके एक एमसीक्यू बन सकता है। कहाँ से? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस से, यहाँ से आपके एक एमसीक्यू बन जाएगा। उसके बाद ही जो है मोस्ट, जो मतलब मोस्टली टाइम पूछा जाता है, कौन सा है? ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशंस। एक तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, एक आपके पास सब्लिमेशन से बनता है। इवोपरेशन तो है ही है, समझे यहाँ पे। तो ये पॉइंट को आपको कवर करना है। और भाई जितनी भी चीज़ें आप प्लीज़ एनसीईआरटी से करके जाना, क्योंकि मोस्टली आप कभी भी पेपर उठा कर देख लो, आप ना एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आपने एसएसटी का पेपर देखा होगा, हूबहू एनसीईआरटी मिलता है। अगर आपके पास एसपी सपोर्ट मटेरियल है तो आप वो एसएम मतलब सपोर्ट मटेरियल से भी कर सकते हो। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया कि देखो क्वेश्चन तो साइंस में घूम के आता है, बस आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है दोस्त। देखो, जैसे मान लो आपके सामने ये सब्लिमेशन है, तो सब्लिमेशन का आपको थ्योरी भी याद होना चाहिए, विद एग्जांपल, एक छोटा मोटा एग्जांपल्स भी याद होना चाहिए, समझे दोस्त। तो ये हो गया। उसके बाद में आपके सामने इवोपरेशन है, और इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन। ये अगर आप बात करो तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, क्योंकि ये आप करके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आ जाए तो किसी भी शिफ्ट में, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन इसका कभी भी परफेक्ट नहीं बनता है, समझे। तो क्वेश्चन कभी भी इसका परफेक्ट नहीं बनते, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अगर किसी के पास हेल्प बुक है तो वो भी पॉइंट आप याद रख के जाना। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ग्राउंड ड्यूरिंग द समर, अपने जो फारे वार से। फिर उसके बाद ये क्लॉथ इन समर कैप इन कूल एंड कंफर्टेबल, जो ये सारी चीज़ें। और अर्थन पोर्ट वाला भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये हैंड फील कूल एसीटोन वाला। तो ये चैप्टर आपके यहाँ से आ जाएंगे, तो प्लीज़ इन सब चैप्टर को कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आफ्टर आपके यहाँ पे ये सेल्सियस का और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए भी क्वेश्चंस आएगा। और मेरे भाई और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया। सबसे पहले भाई मैं उनको क्लियर कर दूँ, मेरे भाई अभी भी याद रखना, कभी भी जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई कभी भी अपने एक्सपेक्टेशन से ना हमेशा पेपर 2 से 4% ऊपर ही बनाता है। और मैं आपको बता दूँ, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को रगड़ा हुआ होगा ना सही तरीके से, अगर आप यहाँ पे यूपीएससी में भी जाओगे ना तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी ही पूछता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये मत समझो कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, कि आपको उसको थीम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट टॉपिक आपको वही मैच करेगा। आप जाके एसएसटी मैच कर लो भाई, पूरा पेपर मैच मिलेगा आपको 70% तक मैच करेगा। हाँ भाई, इवनिंग शिफ्ट में थोड़े से क्या हुआ कि वो क्वेश्चंस का लेवल ही चेंज कर दिया और काफ़ी ज़्यादा थीम क्वेश्चंस पूछा। तो भाई आप करके चलो, क्लास 10th में डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो भाई प्लीज़ इतना कर लो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया प्लीज़ कर लेना, क्योंकि भाई कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वहीं पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो समीर स्लैश डाल के 18 डाल देना, आ जाएगा, समझे मेरे भाई। उसके बाद में सबसे पहला आपके सामने ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन और तीसरे नंबर का क्वेश्चन करके चलो। फिर आपके पास दूसरे नंबर का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
समझे भाई, एक ये हो गया। उसके बाद में जब आगे सारी चीज़ें आती है तो वो अगेन वही कैल्शियम को मतलब कि जो आपको ना केल्विन को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर में, सेल्सियस के अंदर में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, समझे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलो इसको, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद में आपके सामने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना होता है, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं किसी भी चीज़ का, एक नंबर के ये सब भी कर लेना, ठीक है, समझिए एक एक नंबर में। तो ये सारा पॉइंट्स हो गया। और एक पॉइंट यहाँ पे जो हॉट ड्राई कूलर कूल, ये एक ये मतलब आपको ये वाला क्वेश्चंस और जो ऊपर क्वेश्चन बताया वो इतना आप जरूर करके जाना। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर आपके लिए एमसीक्यू, तो यार देखो आप लोग को डिपेंड है, जितना एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे एमसीक्यू उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, समझे दोस्त। ये हो गया इज मैटर अराउंड प्योर। हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि सेकंड चैप्टर के अंदर में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसके अंदर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, आपको ये करके जाना है क्योंकि हर एक एग्जाम्स में पूछता है, अगर समझे। फिर एक पॉइंट और, मेटल और नॉन मेटल से आपके क्या बनेंगे वहाँ पे, अगर आप वाले चैप्टर में मेटल है और यहाँ पे नॉन मेटल है, तो समझे मेरी बात, ये पॉइंट समझे। तो आप लोग मुझे ना एक चीज़ बताओ, जो यहाँ पे ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाता है, समझे। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाता है, और उसका आंसर एम से ही शुरू होता है, समझे। तो एक टाइप ऑफ मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एक तो आप ये कर लेना होमो हेट्रो, ये जरूरी है, ये करके ही जाना पड़ेगा आपको, समझे भाई। एक सब ये चीज़ें होने के बाद आपके सामने ये सॉल्यूशन वाला, ये सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर नहीं भी आता है भाई, एक बार एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है, एक कोलाइडल सस्पेंशन, आप ये देखो टॉपिक। कभी कभी क्या होता है ना, ये सब आपके बंचेस में बनेंगे। कैसे बंचेस में, ये मत सोचना डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, बंचेस में क्वेश्चंस बनेंगे आपके, समझे। ये सारी चीज़ें बाइफ्यूनल, ये तो सेपरेशन वाला टॉपिक आपके कटे हुए ना इस बार, है ना। तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए। फिजिकल केमिकल चेंज तो चलो लिख दोगे आप, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बार ये मिक्सचर और कंपाउंड को भी देख के जाना किस तरीके से, यहाँ से असर्शन बेस भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे। तो ये तो आपके सेपरेशन वाला टॉपिक आ नहीं रहा है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखते क्या क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग में। तो मेरे हिसाब से भाई आपको एक ही पॉइंट पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 2 के लिए आप क्या करो, कंप्लीट आप जितने भी टॉपिक है एनसीईआरटी के वो पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करने का, यहाँ पे आप इतना आंसर्स कर दोगे। हाँ, तीसरा वाला ऑटम्स वाला ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक भाई। तो चलो तीसरा चैप्टर आपके सामने ये रहा, यहाँ पे ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है यहाँ पे, ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको देखते हैं। और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर होगा ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट है आपके लिए क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मतलब कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको दो चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ये जितने भी आपके साथ मोनोटोमिक पॉलीटोनोमिक होता है, ये देखो मोनोटोमिक फ्री क्या होता है, पॉलीटोमिक क्या होता है, ये आपके कैटाइन अनाइन क्या होते हैं, आपको बताऊँ, ये विश्वास नहीं करोगे आप, मिड टर्म में देखो, मिड टर्म में आपके कैटाइन के अनाइन के ये सारी चीज़ें आए हुए हैं, कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं आपके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। अगर इन दोनों को करना बहुत ज़्यादा जरूरी, इनके बारे में बस क्या है ना, थोड़ा थोड़ा थीम लिख लो, जिससे कि आप आंसर्स वहाँ पे कर पाओ, समझे भाई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मान लो ना, ये आपके सामने दिया हुआ एग्जाम्पल, जैसे मान लो H2 है, H2O कितना हो गया, ये H2O के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से होगा। जैसे मान लो कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। तो ये सारी चीज़ें को पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी। आप एटॉमिक मास भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई आप लोग प्लीज़ उन सबको करो। अगर आप लोग को यहाँ पे आप लोग को पता है तो बस मुझे ये बताओ, यहाँ पे सोडियम Na का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, मास तो छोड़ दो, आप Na सोडियम का एटॉमिक नंबर सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अगर आप लोग को याद है तो, समझे मेरे भाई। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। आपके एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए, फॉर्मूले बनाने के लिए आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके सिंबल्स पता होना चाहिए, समझे दोस्त। ये हो गया। उसके बाद में जो आपके पास एटॉमिक मास, ये आपको होता है कि एटॉमिक मास जो होता है कैसे बनता है, इसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है एटॉमिक मास के अंदर में। ये आपके क्या है, ये एटॉमिक मास यहाँ से दिख रहा है आपको क्या, हाइड्रोजन का, लिथियम का, यहाँ पे लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारी चीज़ें। तो ये देखो जो आर्गन है, आर्गन क्या है आपको पता है कि ये जो है आपके नोबल गैसेस है, इसे आप यहाँ पे इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैसेस है। जब भी कभी भी किसी बात, जैसे मान लो आर्गन है, यहाँ पे आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, 18 यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आर्गन 18 है, इसका एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले सेल में 2 आएगा, दूसरे सेल में 8 आएगा और तीसरे सेल में भी 8 ही आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 10। इसके पास 0 फ्री इलेक्ट्रॉन बचा। दैट मीन्स कि ये जो है हमारे, ये क्या है मेरे भाई, ये नोबल गैसेस हुआ। क्या हुआ, नोबल गैसेस हुआ, समझे मेरे भाई। तो ये सारे टर्म्स हैं, उसके लिए आगे आपको देखना पड़ेगा।
इस तरह क्वेश्चंस करके वाटर मॉलिक्यूल्स, आप इससे पहले सैम्पल पेपर नहीं देखा वो आप जरूर देखो, किस तरह के सैम्पल पेपर आए हुए हैं। और भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आप करके जाओ, चाहे आप किसी भी टर्म्स में हो। इस तरीके का जैसे मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे निकालते हैं आप नहीं किया भाई, एनसीईआरटी में पूरा थ्योरी दे रखा है, आप उसे चेकआउट कर लो। और मोशन सोशंस के जितने भी ग्राम वाले मतलब कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस बनेंगे, एक आप उसे करके चलो, समझे। तो और ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा फैक्टर है नहीं, समझे। तो ये सारे पॉइंट्स है, यहाँ से आपको फॉर्मूले बनाने के लिए आएंगे। तो ये वाले सारे जितने कैल्शियम क्लोराइड अगर नहीं भी है तो भाई एक बार आप प्लीज़ एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन दे रखें, आप इसे तैयार कर लो, समझे। तो ये हो गए आपके पास। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो मॉलिक्यूल्स वाले, ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपके बन ही जाएंगे। और मोल ओल निकालने के लिए तो भी आ सकता है इसका। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि आपके किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़े हो। मैं तो 1000 बार यही चीज़ बोलूँगा क्योंकि पेपर आपके पूरी यहीं से बनेंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ा सा मतलब लग रहा है इसका मैथ्स, इस मैथ्स के जैसे ये भी हल्का ही आएगा। तो आप लोग प्लीज़ तैयार हो जाओ। मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में आप लोग एक चीज़ और कमेंट करके बताओ कि कितने ऐसे शेरनी अभी यहाँ पर जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है। क्या है मॉर्निंग शिफ्ट में, जिसका एम है, जिसका मॉर्निंग शिफ्ट लिख देना, सीधा मॉर्निंग लिख देना, और जिसका इवनिंग में वो सीधा ए लिख देना, तो पता चल जाएगा आप लोग को कौन सा शिफ्ट है ज़्यादातर बच्चों का, समझे भाई। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अब प्रोटॉन को किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूटन के जेडविक ने की थी। ये सारी वैल्यूज़ हैं आपके सामने। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल बनते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ से कभी कभी इनके ड्रॉबैक पूछ देता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक पॉइंट समझा, जो ये एटॉमिक नंबर होता है इसको किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। और इसके अंदर में क्या आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इक्वल्स टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपका मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभी आ जाता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स और आइसोबार, ये क्वेश्चन आते हैं और भैया हर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको करके ही जाना है, समझे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट पता चल गया आपको, मेन मारा चीज़ बताई दी मैंने मॉडल आपको। और कैथोड रे, एनोड रे, ये भी आप एनसीईआरटी करना है इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। ये ड्रॉबैक पूछ देता है रदरफोर्ड का, क्या होता है यहाँ पे, ये जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था वो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पूछ लेता है। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक करके जाना, ठीक है। ये पॉइंट समझे। यहाँ पे ऑटोमिक नंबर आपको पता ही चल गया। ऑटोमिक मास में मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे। तो चलो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपके एलेवेंथ सेल आपको पता है कि ऑटोमिक नंबर कैसे निकालते हो। ये आपकी वैलेंस मतलब कि वैलेंसी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकलते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 है, तो आपको होता है कि पहले सेल में 2 आएगा, रिमेनिंग कितना बचा 5, तो 5 आ जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा इसके पास बचा हमारे किसी से लेने के लिए कितना बचा यहाँ पे 3 लेंगे, बट हमारे पास फ्री कितना बचा है 5, तो 5 वो हमारा वहाँ पे चला जाएगा, समझे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको करके जाना है। रिलेटिव मास ये आ रहा है, अगर देखो एक पॉइंट और, अगर मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास में कुछ नहीं करना है, जो भी आपको परसेंटेज दिया होगा वो परसेंटेज के नीचे 100 बना है। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे 75 ऑफ क्लोरीन मतलब कि 35 एटॉमिक मास दे रखा है, 25% ऑफ क्लोरीन 37 का 25% दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, जो 75 है 75 अपॉन 100 इंटू 35 जो एटॉमिक मास, फिर प्लस में ये आप इसे काटापटी करके क्या ले आओगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, समझे। ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, आइसोबार। आइसोबार आपको होता है कि ये आप डेफिनेशंस कर लो, जिसमें क्या होता है सेम आपके पास क्या होता है सेम, जैसे कि मान लो यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं। यहाँ पे सोडियम जो होता है, सोडियम हो गया। फिर आपको मान लो यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास दोनों का सेम होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है डिफरेंस होता है। तो यही थी एक चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्वेश्चन। और भाई करके जाना इसमें कैथोड रे, एनोड रे करके जाना, क्योंकि देखो मैं आपको टॉपिक बता दिया, अब टॉपिक के अलावा छोड़ के जाओगे तो फिर तो भाई आपके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाएगी कैसे करते हो। आइसोटॉप आइसोबार का हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चन को करके चलो, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझे हो गया। उसके बाद में अब आगे आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो ये पता ही चल गया आपको कि कैसे कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर से। अगला मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक पॉइंट समझो, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करने का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अभी पहली बात तो आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में क्या होता है दोस्त, ध्यान सुनना। जो मैं ऑफलाइन में हमेशा बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते, बट मैं उनके हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ, और उनको भी कहीं ना कहीं जो सीरियस बच्चे उनको पता चल जाता है कि नहीं भाई सही कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है,
ये जो 9th है ना, अगर आप 9th अच्छे लेवल पर निकाल लोगे तो सबसे पहली बात आपको 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 11th आप अच्छे लेवल पर निकाल लोगे तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहली बात है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आपको मान लो यहाँ पे IAS बनना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, मेरे भाई सबसे कोर पॉइंट आपका 9th है। क्यों? क्योंकि ये 9th ही आपको डिफाइन करेगा 10th के अंदर में। 10th आपके लिए क्रूशियल पॉइंट्स होगा जहाँ पे आपको डिपेंड करेगा आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है। तो इसीलिए क्योंकि 9th का कंसेप्ट ही यहाँ पे काम आता है। और भाई आपने देखा 10th का जो मैथ्स है भाई बहुत हलवा सा मैथ्स है एज कम्पेयर टू 9th, थोड़ी सी बस 5-10% तो वेरी करता ही करता है क्योंकि लेवल का डिपेंडेंसी होता है। तो मेरे भाई आप लोग को यही पॉइंट है कि आप लोग प्लीज़ मेहनत करो, बिल्कुल भी इधर उधर के चक्कर मत पड़ो। क्योंकि भाई देखो अभी आपके पास नॉलेज होगा तो बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। हम आप या आपके टीचर्स लोग या माता पिता समझा सकते हैं, बट आपको सीरियस होना है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को पॉइंट रखो, समझे। तो हम सेल के आप आ जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो सेल था यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कौन से सन में की थी, कौन सी ईस्वी में की थी? मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, 1666 यहाँ पे देता हूँ, 1616 में या 1666 में, या यहाँ पे 1665 में, या यहाँ पे 1675 में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने कौन से सन में की थी? आपको यहाँ से यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, ये पॉइंट आपको करके जाना। एनिमल सेल हो जाएगा और प्लांट सेल वो करके जाना। 1 नंबर का MCQ लाइजोसोम जो तो उसे सुसाइडल बैग कहते हैं। ये स्टोरेज सैक होता है, वोक्यूल्स के अंदर में होता है। ये सेंट्रोइल्स किस में होता है? एनिमल सेल के अंदर में होता है, समझे। यहाँ पे जो प्लास्टिड होता है सिर्फ प्लांट्स के अंदर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्गी अप्रेंटिस के स्मूथ के बारे में लिखने के लिए आया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये आपको बताना चाहिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आना चाहिए। जो यहाँ पे 1 नंबर का MCQ ये भी बनता है कि जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो क्या लिपिड सिंथेसाइज करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है आपके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये भी पॉइंट याद रखना क्योंकि MCQ ये सब चीजें बन जाता है, समझे। उसके बाद में आपके सामने 2 पॉइंट है, एक तो यूनिसेलुलर, एक आपके सामने मल्टीसेलुलर, मतलब ये मल्टीसेलुलर और ये आपके सामने यूनिसेलुलर। तो यही पॉइंट है कि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सेल के बारे में आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। आप लोगों ने कमेंट किया होगा तो मुझे पता चल गया होगा कि रॉबर्ट हुक की सबसे पहले अभी खोज किसने की थी? 1665 में सबसे पहले की गई थी। और यहाँ पे फ्री लिविंग मतलब फर्स्ट लिविंग सेल की जो थी वो AV लीवान हुक ने की थी 1674 में 1674 में, समझे दोस्तों। ये सारा पॉइंट्स हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोकैरियोटिक का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डिफरेंशिएट तो मेरे हिसाब से सारा करके चलना चाहिए। मल्टीसेलर्स, यूनिसेलर्स, फिर आपके पास में यहाँ पे ये नर्वस सेल के बारे में पता करके चलो क्योंकि नर्वस सेल इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं नर्वस सेल्स के बारे में। तो ये सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेगा। अब मेन बात है कभी कभी डायग्राम भी मिल जाएगा, डायग्राम के बाद भी दिक्कत करेगा। तो आप देखो डिफ्यूजन ये आपके MCQ में पूछा था। डिफ्यूजन आपको पता ही चल गया क्या क्या होता है। डिफ्यूजन छोटे छोटे बड़े हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। आप भाई इससे पहले सैंपल पेपर अगर नहीं देखा है, मैं ऑलरेडी कल करवा चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर देखो उसे, ठीक है। और साइंस का जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है वो भी जाकर देख लेना वीडियो सेक्शन में। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारे मतलब MCQ में आपके क्वेश्चंस बना देंगे, तो ये सारे करके जाना, ठीक है। ये पॉइंट समझ गया। यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है और इससे पहले 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है ये? हाइपरटोनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेवेंटेड है, तो आप लोग करके चलना, ठीक भाई। प्लांट सेल न्यूक्लियस के बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है, साइटोप्लाज्म के बारे में भी आ सकता है, तो डबल मेम्ब्रेन्स में आता है, नॉन डबल मेम्ब्रेन्स भी आ जाता है। तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक, ये वाला स्मूथ, रफ, ये दोनों के बीच में भी करके जाना, समझे दोस्त। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आता है, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशंस में आपको ये सारे करके चलना है। क्या है? ये सारे करके ही चलने किसी भी कंडीशन। जैसे प्लांट सेल है, यहाँ पे एनिमल सेल है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से आपके चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ चाहे तो MCQ भी बन सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ यार एक बार लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। आप लोग की इसी लाइक्स की वजह से मोटिवेशन मिलता है कि ज्योति भाई किसी भी कंडीशन में आपके लिए काम करना शुरू हो जाता हूँ। देखो ये 1.5 के लाइक होनी चाहिए। और प्लीज़ यार आप लोग दिखा दो इंग्लिश मीडियम में कितनी ताकत है, बस आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करना। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यही बताया, तो ये टॉपिक तैयार करके जाना, ना कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साइंस में कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहाँ पे बना के लिख दोगे, समझे। तो ये सारा चीज़ हो गया। इसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नॉन वाले मिलेंगे, जो कि आप नॉन क्वेश्चंस हो गए तो वो नॉन क्वेश्चंस आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। अभी 11th वाले का पेपर हुआ था कल, आपको पता है फिजिकल एजुकेशन का, भाई डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन था जो मैंने उनके अंदर बताया था, समझे। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, 60% तो आपको IMP क्लिक हो जाएगा हमेशा, और जो कंसेप्ट है वो तो आपको 100% जीवन में काम आएगा ही आएगा। तो ठीक भाई ये
आप ना यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एटीपी क्या होता है, यहाँ पे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सबका फुल फॉर्म भी करके जाना। ठीक है भाई, समझे यहाँ पे। तो अभी आप लोग ना मुझे देखो यहाँ पे कितने बच्चे गलत क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे गलत करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, क्या है यहाँ पे, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे क्या यहाँ पे किसने की थी सबसे पहले। एक क्वेश्चन ऑप्शन बोलोगे तो मैं हटा दूंगा एक ऑप्शन, चलो भाई एक ऑप्शन हटा देता हूँ, परकिंजे। और यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं, अभी देखना चाहता हूँ आप लोग कितने ध्यान से समझिए सुने। तो आप लोग बस कमेंट करके बताओ क्या नाम है, मतलब कि आंसर नंबर क्या होगा, ए बी सी क्या होगा यहाँ पे, समझे भाई। और भाई केस बेस भी आपके बनेंगे, तो केस बेस भी आपको एक बायो से केस बेस बनेगा, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री, तो ये भी आपको करके जाना है, हम समझे। तो चलो ये पॉइंट तो पता चल गया आपको। चलो एक बार ना आप लोग इस वाले क्वेश्चंस को अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि इसका मैचिंग, जो भी मैचिंग है, अब ये बताओ ये सारे मैचिंग किससे कर पाओगे, जब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड ऑन किया होगा। और उसके बाद भाई देखो सारी चीज़ों को सारा डिपेंडेंसी होता है, कुछ पल की टाइम्स होते हैं, यहाँ पे आपको पूरा अच्छा एफर्ट्स लगा देना है। उसके बाद तो भैया आप देखो 10th में आ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है भाई 30 मार्च तक आपके एग्जाम रिजल्ट आ जाएंगे, और रिजल्ट भी भाई देखो 99% है आपके ऑनलाइन आएगा, टेंशन मत। जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी चीज़ आएगा, रिजल्ट आने का लिंक एक्टिवेटिंग होगा, कुछ भी होगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। बस आप लोग यहाँ पे यह समीर स्लैश यहाँ पे अंडरस्कोर शाह 18 में डाल तो कर लो, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जो भी चीज़ है। आप प्लीज़ यार व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा और स्केलेन्काइमा। समझे दोस्त, ये रहा आपके सामने जो भी आपके सामने क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्केलेन्काइमा, यहाँ से आपके वही बनेंगे आपके यहाँ पे MCQ एंड देन आफ्टर बनेंगे एक आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपको करके चलना है, और उसके बाद में आपके पास बन जाएगा एक जाइलम, एक बन जाएगा आपके पास फ्लोएम। तो ये भी पॉइंट आप करके चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे है ना कि भैया ये क्वेश्चन पूछ ही देता कहीं ना कहीं, समझे। ये बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत दैट मीन्स कि जो चैप्टर नंबर आपके 5 हो गया और चैप्टर नंबर 6 हो गया, अगर आपने एक दो बार पढ़ लिया ना, एक दो बार इसे और पढ़ लो, यहाँ से कम 20 लाइन ऐसे निकालो, 10 MCQ निकालो, जब भी तो भाई साइंस में नंबर आ पाएंगे। तो यही एक कंडीशन से करने का, समझे भाई यहाँ पे। तो चलो भाई आपके सामने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पता चल गया। इसके अंदर में बहुत सारे टिश्यूज़ के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसको डेप्थली पढ़ना। ठीक है, कभी कभी किसी ऐसा ना हो कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में ये आ जाए, यहाँ पे मिसिंग होगा, आपको नंबर लिखना, तो ये नंबर लिख देना। यहाँ पे एपिकल होगा, इंटरक्लेरी होगा, लेटरल होगा, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि भाई देखो CBSE है, मेरे को पता है कि मैं 10 सालों से चीज़ों को समझ रहा हूँ कि ये कुछ भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। किसी शिफ्ट में ऐसा ना हो जाए कुछ चीज़ें आ जाएगा, बोले बताओ ये क्या है, मतलब आपको नेमिंग करने के लिए आ जाए 2-3 नंबर में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, समझे। तो सॉरी, तो ये सब चीज़ पता चल गया। आप पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा के बारे में जरूर पढ़ना। अगर आपके पास सपोर्ट है तो भैया उससे तो डेफिनेटली पढ़ के जाओ, क्योंकि वहाँ पे MCQ दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, थ्योरी अच्छा करना चाहते हो, तो NCERT के ही क्वेश्चंस को, नोट्स को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें आएंगी, समझे। तो ये आपके पास डिफ्रेंशिएट है, ये डिफ्रेंशिएट कुछ भी हो सकता है, चाहे पैरेन्काइमा को स्केलेन्काइमा से पूछ ले, या कोलिन्काइमा का पैरेन्काइमा से पूछ ले, स्केलेन्काइमा का कोलिन्काइमा से पूछ ले। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, वो कैसा क्वेश्चन पूछता है। बट हमारा मूड ये है कि हम सारा चीज़ करके चलेंगे। अरे यस या नो, अगर यस कहना चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में फायर की मुझे होना चाहिए, उसके बाद तो मैं समझ जाऊंगा भैया आप भी मूड में हो, और भैया आग लगाने वाले पेपर में, समझे। बस यार यहाँ तक हो ना, आप टेंशन मत लो, 10th में भी डंका बजा देंगे स्टार्टिंग से। कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको अपने SSP पे मिलेगा, समझे दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम, ये पॉइंट पता चल गया। ये मैंने आपको सिर्फ टॉपिक बताया, कोई ये नहीं कहेगा भैया क्वेश्चन नहीं है ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से पढ़ने के लिए हजारों टॉपिक है। अगर आप इन सब टॉपिक को अगर अभी से ना 10 आवर्स दे दोगे ना, पढ़ने लिखने वाला 10 घंटा पढ़ देगा ना, तो भाई एक भी पेपर छूट के नहीं आएगा, उसका एक भी इवन क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहाँ पे। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। अब ब्लड से भी यहाँ से आपके MCQ बनेगा, ब्लड कैसा, ब्लड कैसा टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, ये सबको पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करता हो जो प्लाज्मा है हमारे बॉडी में कितने % प्लाज्मा है, ऑप्शन दे दूँ क्या, 45% हो गया, 55% हो गया, 65% हो गया, चलो बताओ आप लोग कितने % होगा। है भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे सेलुलर कंपाउंड्स में, जैसे मान लो RBC आ गया, प्लेटलेट्स हो गया, WBC हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे WBC के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपको लिम्फोसाइट्स होता है, एक एस्नोफिल होता है, ये सारी भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सेल को आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे सेल जो होता है यहाँ पे वो क्या कहते हो, उसे मैं एक चीज माइंड से निकल रहा है, जो RBC होता है, रेड ब्लड कार्पल्स भी बोला जा सकता है, इसको सेल भी बोला जाता है। इसकी लाइफ जो होती है 120 डेज होती है, और WBC कितनी होती है 7 डेज के नीचे होती है। तो उसके नीचे जो भी ऑप्शन है कर सकते हो, समझे भाई। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ पता चल गया, जो मैंने
क्वेश्चन ऊपर पूछा, प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में कितने होता है 55% मतलब प्लाज्मा होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड कार्पेल्स होता है जिसकी 120 डेज लाइफ होती है। इसका दूसरा नाम जो होता है आपके सामने, ये हीमोग्लोबिन मतलब हमारे ब्लड के अंदर में पिगमेंट्स जो होता है ये हीमोग्लोबिन होता है, किसका, आरबीसी के लिए ही होता है। और इसको आरबीसी को क्या कहते हैं, एर्थोसाइड भी कहते थे, कभी कभी एर्थोसाइड आ जाएगा, और जो डब्ल्यूबीसी उसको आप ल्यूकोसाइड भी कहोगे। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो ब्लड का प्लेटलेट्स है उसको कहते हैं थर्मोसाइट। क्या कहते हैं भाई, थर्मोसाइट। तो ये जितने भी टर्म्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये हो गया आपके सामने। फिर आपके पास बोन्स से रिलेटेड आ जाएगा कि बोन्स में कौन कौन से बोन्स है आपको पता होना चाहिए। दो तरह के बोन्स, दो चीज़ होता है, एक तो कार्टिलेज, दो तीन चीज़ पूछा जाता है इसमें। एक तो देखो सबसे पहले आपके टेंडन, टेंडन क्या होता है, देखो MBT क्या है रखना, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मतलब हो गया मसल्स को बोन्स को जोड़ता है। जैसे मान लो ये जो है बोन्स है मसल्स से जोड़ा हुआ है तो इसको क्या होगा, T से टेंडन होगा, क्या होगा, टेंडन। ये हो गया बोन्स, ये होगा लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, मतलब बोन को बोन से जोड़ते हैं ना, उसे लिगामेंट कहते हैं। और ये हमारे क्या होता है, कार्टिलेज मसल्स, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मसल्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, समझे भाई। तो ये सारे क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको टेंडन, लिगामेंट, बोन्स, कार्टिलेज सारे करके चलो एक बार, क्योंकि भाई देखो ये लास्ट मौका है, आपके अच्छे पेपर्स हैं जहां से आप अच्छे स्कोर्स कर सकते हो, गेन कर सकते हो। मस्कुलर टिश्यूज क्या हो सकते हैं, कार्डिक मसल्स क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कार्डिक मसल्स। मैं आपको एक डिफरेंशिएट और बता देता हूं जो आप यहां पे देख रहे हो, समझे। ये पॉइंट है आपके सामने जिसमें कि देखो स्टिरेटेड मसल हो गया, नॉन स्टिरेटेड मसल और कार्डिक मसल्स हो गया। तो ये इसके बीच में डिफरेंशिएट करके चलो। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो भाई आपके गेम बन जाएंगे, सच बता रहा हूं। यहाँ पे नर्वस टिश्यूज के बारे में लिखने के लिए भी आ रहा है तो आपको ये भी बना के चलना है। तो देखो अभी तक जितने बार अगर मैं बात करूँ सीबीएसई का, ये 2020 से अभी तक ना 2024 में भी जो पेपर हुए थे और 23 में जो फाइनल पेपर हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। और भाई सीबीएसई हमेशा यही क्वेश्चन को पूछता है। अगर ज़्यादातर, वैसे तो मैंने ऊपर जितने भी बताया वो सारे भी करके जाना, तो एक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पता चल गया। क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपके लिए मैटर ज़्यादा करता है कि जो आपने एनसीईआरटी में अगर पढ़ी है तो वो एनसीईआरटी से ही एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी शेर नहीं हो, आप लोग इतना कर लो और उसके एमसीक्यू भी अपने किताब से कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे। तो भाई प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इतना करके चलो। और भाई आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप बोला जो डाइवर्सिटी लविंग ऑर्गेनिज्म, ये छोड़ो, यहाँ से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी ऊपर जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे कर लो। जब अगर उनमें बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद उन सारे चैप्टर को, केमिस्ट्री और बायो में 2 चैप्टर बताए उसको, मतलब आप ना 10 घंटे लगा के पढ़ लो, बस इतना सफिशियंट होगा। और ऊपर जो जो क्वेश्चन, जो जो टॉपिक बताए उन टॉपिक को भाई रामबाण समझ के चलो, क्योंकि वही टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बने हैं और हमेशा बनेंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। आप प्रीवियस उठा के देख सकते हो, समझे दोस्त। तो चलो इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। फिजिक्स अभी मैं जल्दी आपको सेट कर दूंगा क्योंकि अभी बहुत सारी मतलब 11th की भी क्लासेस हैं, तो इसके चक्कर में आप लोग को भाई ये चीज़ यहीं रोक रहा हूँ। बट आप लोग कमेंट करके जो था ना, आप लोग को क्लास कैसी लगी, आप टेंशन फ्री हो जाओ। 10th में भी आप लोग को मोस्ट वेलकम होगा। बस आप लोग शिद्दत से बस ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक दोस्त। कोई दिक्कत पर्सन कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।